हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गाइडेंस एंड काउंसलिंग लेकर उपस्थित हूँ। आज के जमाने में गाइडेंस और काउंसलिंग की बहुत जरूरत पड़ी, हर दूसरे व्यक्ति को इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर है कि लोगों को डिसाइड करने में दिक्कत होती है। इसमें गाइडेंस और काउंसलिंग से हमें अपना करियर, अपना हेल्थ, अपना पर्सनल लाइफ, सब चीज को डिसाइड करने में और उसको संभालने में मदद मिलती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइडेंस क्या है? एक सिंपल टर्म में गाइडेंस हम लोग उसको कहते हैं जो कि कोई व्यक्ति जिसको की हेल्प चाहिए, चाहे मेंटल, इमोशनल, एजुकेशनल, किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, उसको जब वो हेल्प प्रोवाइड किया जाता है तो उसे हम गाइडेंस कहते हैं। ब्रॉडर सेंस में इसको क्या कर सकते हैं कि गाइडेंस हर लेवल के ह्यूमन बीइंग को जरूरत पड़ती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर को गाइडेंस की आवश्यकता होती है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाइड करता है। तो ये पर्सनल मतलब व्यक्तिगत लेवल पे जो गाइड करता है, फ्रेंड्स, फिलोसफर्स या जो भी रिलेटिव्स गाइड करते हैं, और एक प्रोफेशनल गाइड की भी जरूरत पड़ती है। तो वो जो मिलता है उसे हम गाइडेंस इन द प्रॉपर सेंस, इन एजुकेशनल सेंस कहते हैं। तो जब फैमिली में क्या होता है कि हेड, जो फैमिली के हेड हैं, मुखिया हैं, वो सबको गाइड करते हैं किसी सर्टेन मैनर में, मतलब सब लोग गाइड करता है। गाइडेंस एक व्यक्ति को उसकी समस्याओं से उबरने में मदद करता है। वो समस्याएं चाहे वो व्यक्तिगत हो, पर्सनल हो, वोकेशनल, व्यावसायिक हो, व्यवसाय से संबंधित हो या शैक्षिक हो, एजुकेशनल हो, या जो भी कोई प्रॉब्लम हो जिसमें कि वो व्यक्ति खुद से उसका सॉल्यूशन नहीं खोज पा रहा है। तो इसलिए गाइडेंस जो है वो एक प्रोसेस और एक कॉन्सेप्ट दोनों है। एक तरीका है लोगों को मदद करने का और अपने आप में एक सिद्धांत भी है। तो गाइडेंस बहुत तरह से इसकी व्याख्या की गई है, इसको बताया गया है। जब ये शिक्षा के क्षेत्र में हम गाइडेंस की बात करते हैं तो वहां पर किसी भी व्यक्ति के अधिक से अधिक विकास को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, उस समय उस व्यक्ति के विकास को ध्यान में रखकर गाइडेंस दिया जाता है। तो गाइडेंस एक प्रोसेस के रूप में वहां काम करता है। जब व्यक्ति खुद से डिसीजन नहीं ले पाता तो उसे किसी दूसरे की एडवाइस की जरूरत पड़ती है। तो गाइडेंस एक प्रोसेस है जो किसी व्यक्ति को राइट डिसीजन, सही निर्णय लेने में मदद करता है। उसकी जिंदगी के विभिन्न एस्पेक्ट में, जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर उसको निर्णय लेने में जो दिक्कत होती है, वो कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, असमंजस में होता है, तो उसको गाइडेंस की जरूरत होती है ताकि उसका संतुलित विकास हो सके। गाइडेंस एक इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन में। तो शिक्षा में तो गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है, बच्चों को गाइड करना होता है। गाइडेंस एजुकेशन का गोल को अचीव करने में मदद करता है, मतलब बच्चों में जो पोटेंशियल होती है उसको वो उभार कर बताता है, उनके सामने लाता है और उसको अचीव करने में मदद करता है। तो एजुकेशन का जानते हैं कि एजुकेशन का उद्देश्य है ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो चतुर्दिक विकास जो बच्चे का होगा उसमें गाइडेंस बहुत मदद करता है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तो एजुकेशन कमीशन 1964-66 में गाइडेंस की परिभाषा इस तरह से दी है कि गाइडेंस शुड बी रिगार्डेड एज guidance should be regarded as an integral part of education and not as special psychological or social service which is peripheral to education purposes। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि गाइडेंस को कोई साइकोलॉजिकल या सोशल सर्विस नहीं समझना चाहिए। गाइडेंस जो है वो शिक्षा का एक पहलू है, शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। इट इज मेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि गाइडेंस किसी खास स्टूडेंट को देना है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि जो ऐसे बच्चों को नहीं कि जिनको डेविएशन हो रहा है, पढ़ाई में समझ में नहीं आ रहा है, वैसे को केवल गाइडेंस सबको चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसलिए ये सब सर्वांगीण विकास के लिए गाइडेंस की आवश्यकता को उठा एजुकेशन कमीशन ने भी कहा। दूसरा है कि गाइडेंस, आर्थर जे जोन्स ने डिस्क्राइब किया है गाइडेंस को कि ऑल गाइडेंस इज एजुकेशन।
जितना तरह का गाइडेंस, निर्देशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, दिया जाता है वो ऑल गाइडेंस इज एजुकेशन, सभी गाइडेंस जो है वो शिक्षा है। लेकिन एजुकेशन का सब एस्पेक्ट गाइडेंस नहीं होता है। उन्होंने गाइडेंस और एजुकेशन में अंतर बतलाया। उन्होंने कहा कि जितने तरह का गाइडेंस है वो शिक्षा है, आप शिक्षा दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन हर शिक्षा गाइडेंस नहीं है। तो their objective are the same, the development of individual, गाइडेंस और एजुकेशन दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। लेकिन मेथड जो यूज होता है एजुकेशन में, जो गाइडेंस के लिए मेथड यूज होता है और जो मेथड गाइडेंस में यूज होता है, उसमें दोनों में डेवलपमेंट बट मेथड्स यूज इन एजुकेशन आर बाय नो मीन्स द सेम, वो दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब एजुकेशन गाइडेंस के लिए जो मेथड है वो अलग है और एजुकेशन का जो मेथड है वो अलग है। तो गाइडेंस क्या है, डायरेक्शन नहीं देता है। गाइडेंस में हम किसी को मतलब आदेश नहीं देते हैं, ये हम अपनी कोई भी बात को इम्पोज नहीं करते, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे पर इम्पोज नहीं करते हैं। यह डिसीजन किसी व्यक्ति के लिए डिसीजन लेना नहीं होता है। गाइडेंस केवल सलाह देना होता है, जो कि ये नहीं होता कि हम जो गाइड करें वो अगला माने ही। इट इज नॉट कैरिंग द बर्डन ऑफ अनदर्स लाइफ, दूसरे के लाइफ का बर्डन को कैरी करना गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस क्या है, असिस्टेंस है, एक सहायता है जो कि किसी क्वालिफाइड व्यक्ति के द्वारा दूसरे को पहुंचाया जाता है, या कोई ट्रेंड आदमी दूसरे को देता है। तो ये मतलब इसमें ये थोपा नहीं जाता है, ये क्या है, आपको सलाह दी जाती है और आपको इसको मानना या ना मानना ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन एक ट्रेंड व्यक्ति होता है, ये ट्रेंड व्यक्ति जो किसी भी एज का होता है, जो दूसरे की लाइफ को डेवलपमेंट में, एक्टिव डेवलपमेंट में उसको मदद करता है, उसको अपनी डिसीजन को खुद लेने में मदद करता है। ये नहीं कि जो गाइडेंस कर रहा है, जो निर्देशन दे रहा है, जो गाइड कर रहा है, वो अपना निर्णय आप पर नहीं थोपता, बल्कि आपको अपने निर्णय पर, सही निर्णय को लेने में मदद करता है और अपने बोझ को स्वयं उठाने में मदद करता है। ये कथन है क्रो एंड क्रो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने गाइडेंस को इस तरह से डिफाइन किया है। अब गाइडेंस किस तरह का होता है, गाइडेंस बहुत तरह का क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन हमें पढ़ना है एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल गाइडेंस। पहला टाइप का जो गाइडेंस है उसमें क्या है, फॉर्मल गाइडेंस एंड इनफॉर्मल गाइडेंस। फॉर्मल गाइडेंस क्या होता है, जो कि क्लासरूम में या कहीं भी कोई बड़ा व्यक्ति आपको गाइड करता है। इनफॉर्मल राह चलते आपको लोग गाइडेंस देते हैं। फिर इंडिविजुअल गाइडेंस और ग्रुप गाइडेंस। इंडिविजुअल गाइडेंस में एक व्यक्ति को, मतलब व्यक्ति पर व्यक्ति अलग अलग गाइडेंस दिया जाता है। ग्रुप गाइडेंस में पूरे क्लास को, पूरे ग्रुप को एक साथ गाइड किया जाता है, तो उसे हम ग्रुप गाइडेंस करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मेन कंसर्न है तीसरे टाइप का गाइडेंस, जिससे कि जो कि बहुत पॉपुलर है और वर्ल्ड वाइड यूज होता है। तो वो है, पहला है एजुकेशनल गाइडेंस, दूसरा है वोकेशनल गाइडेंस और तीसरा है पर्सनल गाइडेंस, जिसको कि हम एक एक करके अब देखते हो। एजुकेशनल गाइडेंस क्या है, शैक्षिक निर्देशन जिसको हम कहते हैं। शैक्षिक निर्देशन जो है ना, वो टीचर के द्वारा स्टूडेंट को दिया जाता है, टीचर टू स्टूडेंट फॉर देयर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। शिक्षा में अगर कोई समस्या हो रही है तो टीचर उसको एजुकेशनली गाइड करता है। तो ये क्या, इस किस पर आधारित होता है, ये स्टूडेंट के क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स पे। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, कि छात्र का जो परफॉर्मेंस होता है पूरे साल, उसको जमा करते जाते हैं, तो उसके रिकॉर्ड में देखा जाता है कि वो बेहतर कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है या नहीं। तो उसका टोटल रिकॉर्ड को क्यूमुलेटिव करके और उसके बाद उसको असेस करके तब टीचर उसको गाइड करते हैं। अगर उसका परफॉर्मेंस बेहतर होता जा रहा है, अच्छा है, तब तो नहीं, लेकिन अगर उसमें कमी आ रही है तो शिक्षक उसको गाइड करते हैं कि कैसे वो अपना परफॉर्मेंस को सुधारे। तो ये क्या होता है कि ये किस किस चीज में मदद करता है, चॉइस ऑफ स्टडी सब्जेक्ट्स, किस सब्जेक्ट को पढ़ना उसके लिए आसान होगा। स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं, साइंस आर्ट्स चुनना होता है,
तो टीचर उसके परफॉर्मेंस और उसका नैक देख के या उसका एप्टीट्यूड देख के टीचर उसको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहते हैं। फिर दूसरा, रिमूविंग स्पेसिफिक डेफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट्स रिलेटेड टू स्टडी। सपोज किसी स्टूडेंट को मैथ्स में बहुत दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर शिक्षक उसको गाइड करते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस देते हैं और उसको उस दिक्कत से उबरने में मदद करते हैं। इन आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ देयर फेलियर by using diagnostic test in study subjects। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम देखते हैं कि अगर किसी बच्चे को लगातार किसी चीज में दिक्कत हो रही है, पढ़ाई में वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है कि उसका फिजिकल कंडीशन ठीक है कि नहीं, मेंटल कंडीशन ठीक है कि नहीं, इमोशनली वो ठीक है कि नहीं, क्लास में तो कोई उसको बुली नहीं कर रहा है, उसको देखने में तो दिक्कत नहीं हो रही है, उसको सुनने में तो दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस तरह के टेस्ट करके उसको देखा जाता है कि बच्चे को कहाँ दिक्कत है और फिर उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो इसके लिए उसको स्टडी सब्जेक्ट्स की परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी तकलीफों को, उसकी दिक्कतों को डायग्नोज किया जाता है, तो फिर उसका निदानात्मक उपचार किया जाता है, जिसे कहते हैं, और उसे गाइड किया जाता है। तो एजुकेशनल गाइडेंस डायग्नोज करने में भी मदद करता है। इन प्रोवाइडिंग द रेमेडियल टीचिंग फॉर लर्निंग वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स। एजुकेशनल गाइडेंस रेमेडियल टीचिंग में भी करता है। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है? सपोज कि कोई बच्चा बार बार किसी क्लास में मैथ्स का क्लास मान लेते हैं, तो उसमें बार बार गलती कर रहा है, उसको मैथ्स वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्लास के साथ नहीं कोप अप कर पा रहा है, क्लास में जो पढ़ाई हो रही है उसके बराबरी नहीं चल रहा है, तो उसको फिर रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है। रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है? उसको अलग से बैठा के पढ़ाया जाता है, अलग से उसके लिए थोड़ा टीचर और लोअर लेवल पे उतर के उसको समझाते हैं, उसके मेंटल लेवल तक जाकर उसको चीजें समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो इम्प्रूव कर सके। तो ये भी एक एजुकेशनल गाइडेंस का तरीका है। अब आता है वोकेशनल गाइडेंस, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वोकेशनल गाइडेंस में इस तरह का गाइडेंस होता है जिसमें कि किसी भी बच्चे को अपना पेशा या व्यवसाय चुनने के लिए जो सूचनाएं जरूरी होती हैं वो प्रोवाइड किया जाता है। ये बच्चों को ऑक्यूपेशन के लिए, किसी पेशा के लिए, किसी व्यवसाय के लिए तैयार करता है और उनको उसमें एंटर करने में मदद करता है। इसके अलावा इसे वोकेशनल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, व्यवसायिक विकास भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि ये बच्चों को उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ने के साथ साथ कुछ कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है और उसको गाइड किया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि इस ट्रेनिंग से आपको क्या फायदा मिलेगा। तो इस तरह का जो गाइडेंस होता है वो बच्चों को क्या करता है? अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता करने में मदद करता है कि वो कौन सा व्यवसाय चुन सकता है, किसमें उसका नैक है, कौन सा काम वो अच्छे से कर सकता है। इसके अलावा इट हेल्प्स देम टू चूज अ वोकेशन, और इस तरह से वो अपने व्यवसाय का चुनाव कर सकता है जिसमें वो बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित कर सके हर सिचुएशन में, तो बेटर एडजस्टमेंट के लिए। तो वोकेशनल गाइडेंस क्या करता है? हेल्प्स ए पर्सन, किसी व्यक्ति को मदद करता है उसको अपना करियर चुनने में और जो करियर से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है उसको चुनने में। तो यह एक तरह की सहायता है जो छात्रों को वोकेशन की दुनिया, व्यवसाय कितने तरह के होते हैं ये जानने में मदद करता है। बाय गेटिंग इन द स्कूल, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है वोकेशनल गाइडेंस से कि कितने तरह के वोकेशंस हैं जिसमें वो जा सकते हैं, कितने तरह के कोर्सेज हैं, कितने तरह के ट्रेनिंग है जो वो कर सकते हैं और उसके बाद वो अर्न कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि एन अर्ली एक्सपोजर टू स्टूडेंट्स अबाउट द, इसमें क्या है कि बच्चों को स्कूल में ही पता चल जाता है कि उनके पास कितने जॉब चॉइसेस है, कितने तरह के जॉब उनको मिल सकते हैं और वो फिर अपनी रुचि के अनुसार उस तरह के फील्ड में घुसते हैं, उस तरह का पढ़ाई को चुनते हैं। तो ये मोटिवेशन है क्या चीज के लिए? हार्ड वर्क स्कूल और कॉलेज स्टडीज में। तो वोकेशनल गाइडेंस बच्चों को हेल्प करता है ये जानने में कि वो किस चीज को करने में सामर्थ्य है, उनका क्या सामर्थ्य है मतलब कितना कैपेबल है, कितना समर्थ है किस चीज को करने में जो कि अपने आगे आने वाले जीवन में चुन सकते हैं। ये सारा डिपेंड करता है जो अगर वो उसमें से कुछ स्कूल लाइफ में कर सकते हैं तो उसको फिर वो आगे कैरी ओवर कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें राइट ट्रैक पे
रहना होता है, मतलब कि ये वोकेशनल गाइडेंस उनको सही रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे चलकर अपने चॉइस का वोकेशन चुन पाते हैं। तो कह रहा है कि ये इंडिविजुअल को ये जो वोकेशनल गाइडेंस है यह सर्वमान्य तथ्य है कि इससे बच्चे अपने को अच्छी तरह से बेहतर तरीके से जान पाते हैं, अपनी कैपेसिटी को समझ पाते हैं और उसके हिसाब से अपने वोकेशन को चुनते हैं। अगला है पर्सनल गाइडेंस, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत निर्देशन। तो इसमें क्या होता है कि यह गाइडेंस जब होता है जहां एक व्यक्ति को अपनी समस्याओं से उबरना होता है खुद से, ठीक है, अपनी समस्याओं को खुद से सॉल्व करने का जो गाइडेंस होता है इसे हम पर्सनल गाइडेंस कहते हैं। यह इस तरह का असिस्टेंस होता है या सहायता होता है जो किसी व्यक्ति को उसके सोशल, मेंटल, मोरल, हेल्थ और एथिकल प्रॉब्लम को हेल्प करने में मदद करता है। अभी के समय में इस गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो कोरोना टाइम है इसमें सबकी मानसिक स्थिति बहुत डिप्रेसिव हो रही है, बहुत निराशा फैल रही है। तो ऐसी स्थिति में पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है जो उनके मेंटल, मोरल, हेल्थ के प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उनके डर को खत्म करे, उनकी निराशा को खत्म करे, उनमें उम्मीद की किरण जगाए। ये सारी चीजें पर्सनल गाइडेंस से होती है। और इसके बाद वो यह पर्सनल गाइडेंस वैसी समस्याओं को सॉल्व करने में मदद करता है जो कि वोकेशनल और एजुकेशनल गाइडेंस से सॉल्व नहीं हो सकता है। अभी की समस्या, इस माहौल की जो समस्या, इस महामारी की, पैंडेमिक की जो समस्या है, इसको एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस से दूर नहीं किया जाता। इसके लिए बात करने की जरूरत होती है। जो पेशेंट है, जो निराशा में डूब रहे हैं, उनके परिवार वाले हैं जो घोर निराशा में है, डरे हुए हैं, हमें उनको एनकरेजमेंट की जरूरत होती है, उनके मॉरल को बूस्ट करना होता है, मोरल बूस्टिंग की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें पर्सनल गाइडेंस से संभव है। पर्सनल असिस्टेंस इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का पर्सनल असिस्टेंस होता है सहायता, एक ओरल, एक रिटेन। तो वो क्या करता है कि जो इस तरह की सहायता मिलती है वो हमें अपने जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है। और यह गाइडेंस जो है हमें बताता है कि हम कहाँ हैं और हम क्या आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं। तो ये बच्चों को और छात्रों को मदद करता है कि राइट पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी चीज को सही तरीके से देखना, सही नजरिए से देखना। अगर अभी निराशा की स्थिति में डूब रहे हैं तो उनको कोई पॉजिटिव बात करके पॉजिटिविटी उनमें भरे तो वो उनका नजरिया बदल सकता है सिचुएशन में है, जो डिस्पेयर में है, जो निराशा में है। तो ये पर्सनल गाइडेंस में क्या है कि यह एक आसान टास्क नहीं है, ये आसानी से नहीं किसी को कन्विंस किया जा सकता है। सो इंडिविजुअल जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है वो क्या होता है, उसकी व्यक्तिगत आदतों और एटीट्यूड से भी बनता है। तो बहुत से लोग जो होते हैं वो कोई एटीट्यूड ऐसा बना लेते हैं जो किसी का सुनना नहीं चाहते, तो वहां पर जाकर पर्सनल गाइडेंस में दिक्कत होती है। तो इसलिए और वो किसी का जब सुनते नहीं है तो उन्हें लाइफ में दिक्कतों का सामना या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोठारी एजुकेशन कमीशन ने गाइडेंस का एम बताया था सेकेंडरी स्कूल लेवल पर। सेकेंडरी स्कूल मतलब अप टू 10 क्या है कि ये किशोरावस्था की अवस्था होती है जिसमें बच्चों को या किशोरों को मदद करता है कि वो अपने स्किल्स, अपने गुणों को और अपनी योग्यताओं को जाने और उसका समुचित प्रयोग करे। तो ये वहां पर बच्चों को ऐसे मदद करता है। दूसरा है कि स्टूडेंट को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने में मदद करता है। तो जो स्ट्रेंथ है सही है, वीकनेस को ओवरकम करने के लिए निर्देशन दिया जाता है, गाइड किया जाता है। ये स्टूडेंट को हेल्प करता है शैक्षणिक, स्कॉलरशिप मतलब शैक्षिक कार्यों में अपनी योग्यता और दक्षताओं के हिसाब से शैक्षिक कार्य में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये स्टूडेंट को एजुकेशनल और वोकेशनल चॉइस को चुनने में मदद करता है जो कि रियलिस्टिक हो। रियलिस्टिक इन नेचर का मतलब है कि अब बहुत से लोग सब फॉर्म भरते हैं, IIT करेंगे, सारे बच्चे IIT का फॉर्म भरते हैं, वो अपने एबिलिटी को नहीं देखते कि वेदर दे आर एबल टू क्वालिफाई और नॉट, या उतना वो पढ़ सकते हैं कि नहीं, वो उतना मेहनत कर सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज मतलब जो गाइडेंस जो है ना, ये एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस वो रियलिस्टिक होता है, बच्चों को रियलिटी से
अवगत कराता है कि आपकी कैपेसिटी इतनी है, आप ये कर सकते हैं आसानी से, तो आप इसको चुनो। तो ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है इस तरह की सूचनाओं को संग्रह करने में, जो कि शैक्षिक अवसर प्रदान करते हैं। बहुत सारे शैक्षिक अवसर हैं। सबसे बड़ा एम लेके चल, ठीक है, एम ऊंचा होना चाहिए, बट अपनी कैपेसिटी को भी देखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप अपनी कैपेसिटी से ऊंचा एम ले लिए और जब आप नहीं सक्सेसफुल हुए तो फिर आप खुदकुशी कर लिए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसमें ये गाइडेंस का यही मकसद है कि हर बच्चे को अपने पोटेंशियल से अवगत कराना, उनके एबिलिटी से अवगत कराना, ताकि वो अपने लेवल की चीजें अचीव कर सके। ये स्टूडेंट को अपने पर्सनल और सोशल स्पेस और एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना भी सिखाता है। और स्कूल के अथॉरिटीज को भी ये बताता है कि स्टूडेंट्स को समझें, ताकि एजुकेशन प्रोग्राम ऐसा डिजाइन हो कि जो बच्चों को इफेक्टिव वे में प्रोवाइड किया जा सके। मतलब स्कूल में सब तरह के बच्चे होते हैं, तो स्कूल अथॉरिटीज को हर बच्चों के कैपेसिटी के हिसाब से गाइडेंस और कोर्स का प्रोग्राम डिजाइन करना चाहिए। एजुकेशनल प्रोग्राम जो हर बच्चों की एबिलिटी और स्किल से मैच करे। मतलब हर कैपेसिटी के बच्चे होते हैं, बहुत हाई, लो, मीडियम, सब। तो उस तरह का कोर्स डिजाइन होना चाहिए कि सब बच्चों की आवश्यकताओं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। क्रो और क्रो ने गाइडेंस के कुछ एम्स बताए हैं। पहला, क्रो एंड क्रो साइकोलॉजिस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट भी। इन्होंने एजुकेशन के और साइकोलॉजी के एरिया में बहुत सारा काम किया है। तो क्रो एंड क्रो, उन्होंने कहा कि गाइडेंस क्या करता है, स्टूडेंट को करिकुलम चूज करने में अपने एबिलिटी, इंटरेस्ट और फ्यूचर नीड के हिसाब से करिकुलम, कि आप इंजीनियरिंग में जाओगे, कॉमर्स में जाओगे, म्यूजिक में जाओगे, आर्ट में जाओगे, गेम्स में जाओगे, लॉ में जाओगे, ये सारी चीजें हेल्प करता है। दूसरा, स्टूडेंट्स को डेवलप कर स्टडी हैबिट और वर्क हैबिट को डेवलप करने में मदद करता है। ये स्टूडेंट को अपने जीवन और फंक्शन ऑफ स्कूल को समझने में मदद करता है। ये स्टूडेंट को ये जानकारी देता है कि स्कूल के पास या स्कूल से वो कितनी चीजें सीख सकते हैं। ये स्टूडेंट को बताता है कि हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ जा सकते हैं, किस हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में उन्हें ज्यादा उनके कैपेसिटी के हिसाब से उन्हें नॉलेज मिलेगा और उनको डिग्री मिलेगी, ताकि उनका अच्छा फ्यूचर बन सके। और ये वेरियस कोर्सेज बच्चों को बताते हैं जो कि उनके लिए सुटेबल होते हैं। तो ये हुआ क्रो एंड क्रो के हिसाब से। अब हम चलते काउंसलिंग। काउंसलिंग का अर्थ होता है परामर्श। गाइडेंस का निर्देशन काउंसलिंग है, परामर्श। ये एक तरह की सेवा होती है, परामर्श सर्विस देना। काउंसलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें लोगों को हेल्प किया जाता है उनके पर्सनल और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स बाय थर्ड पार्टी थेरेपिस्ट। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पर्सनल जो उससे जुड़ा हो, या इंटरपर्सनल या दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसे प्रॉब्लम हो, अपने घर वालों से प्रॉब्लम हो, अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम हो, फ्रेंड से प्रॉब्लम हो, मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो एक थर्ड पार्टी, तीसरा व्यक्ति जो थेरेपिस्ट होता है, वो उसमें मदद करता है उस व्यक्ति का। ये उस व्यक्ति को अलाउ करता है, एक अवसर देता है कि वो अपने अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करे ऑफ देमसेल्व्स, और अपने थॉट को बदले, बिहेवियर को बदले, फीलिंग्स को, और इस तरह से वो मतलब वो थेरेपिस्ट जो है वो उस व्यक्ति को मदद करता है, अवसर प्रदान करता है, सलाह देता है, ताकि वो खुद को समझ सके और उनके थॉट को वो सुधार सके। अगर उनके थॉट में प्रॉब्लम है तो उसको सुधार सके, अपने बिहेवियर में चेंज लाए, अपने फीलिंग्स को बदले, ताकि वो जो भी चीजें उनके जीवन में समस्यात्मक हो रही हैं वो खत्म हो सके। ये भी देखने में हेल्प करता है कि कौन सा रिसोर्सेज या कोई नया रिसोर्स लाया जाए, किस तरह से, किस प्रयास से उनके जो लाइफ को और रिलेशनशिप को अच्छा किया जा सके, इसके लिए क्या प्रयत्न किए जाए।
किस तरह के सोर्स लगाया जाए, किस तरह का स्रोत लाया जाए। ये पर्सनल और डायनेमिक रिलेशनशिप दो व्यक्तियों के बीच में होता है, जिसमें कि कौन कौन होता है। एक थेरेपिस्ट होता है जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, नॉलेजेबल होता है, पढ़ा होता है इस क्षेत्र में वो, और एक व्यक्ति जिसके पास समस्या होता है, जिसके पास समस्या है और उसको उसकी उस समस्या का समाधान चाहिए। तो एक व्यक्ति ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है और दूसरा लेस एक्सपीरियंस्ड होता है, और लेस एक्सपीरियंस्ड जो व्यक्ति होता है उसको मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन की मदद की जरूरत होती है, जो अपने नॉलेज से उसको सलाह दे ताकि वो अपनी समस्याओं से, पर्सनल समस्याओं को ओवरकम कर सके। काउंसलिंग एक गाइडेंस से का एक पार्ट है। काउंसलिंग गाइडेंस में काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है, और काउंसलिंग एक व्यक्ति को अपने समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है, और इस तरह से व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। काउंसलिंग, तो इस तरह से काउंसलिंग क्या हुआ, एक प्रोसेस है जिसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक काउंसलर, दूसरा काउंसली, जो हेल्प मिल रहा है इसको काउंसली भी कहते हैं। काउंसली, ठीक है। काउंसलर जो है वो क्या करता है, वो ऑफर करता है काउंसलिंग सर्विस, इसके लिए वो चार्जेस भी लेता है, ठीक है। विले एंड एंड्रयू का कहना है कि काउंसलिंग दो इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करता है, एक को हेल्प चाहिए होता है और दूसरा प्रोफेशनल ट्रेंड पर्सन होता है जो हेल्प करता है या उसकी समस्याओं को समाधान करता है, और समस्याओं को समाधान करके उसे एक अच्छे जीवन की ओर ले जाता है, कोशिश करता है। तो जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल हो, लेकिन काउंसलिंग चलती है तो बहुत तरह के जीवन में बहुत क्षेत्र हैं जहां पर आदमी को काउंसलिंग की जरूरत होती है। कौन कौन सा एरिया है जिसमें काउंसलिंग, तो पहला एजुकेशन में काउंसलिंग की जरूरत होती है। क्या होता है कि जब स्कूल में बच्चे होते हैं, स्कूल और कॉलेज ईयर में, तो उनको बहुत सारी समस्याएं होती है, खासकर एडोलेसेंस में। तो उसमें परीक्षा से, पढ़ाई से संबंधित, लर्निंग, टीचिंग, ये सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी समस्या उनको फेस करनी होती है, खासकर लड़कियों को जब स्कूल जाते हैं, लड़कियों को बुली किया जाता है या उनको टीज किया जाता है, तो उनको पढ़ाई से उनका मन उचट जाता है, और ऐसे समय में फिर वो घर में भी नहीं बोल पाते हैं, बाहर भी नहीं बोल पाते हैं, तो वो जो अंदर मेंटल प्रेशर झेलते हैं, इसके लिए उस समय उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। ये एजुकेशनल काउंसलिंग होता है। हर स्कूल में आजकल काउंसलर्स होते हैं और वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो बच्चों को इस क्षेत्र में मदद करते हैं, चाहे उनके घरेलू समस्या से हो, उनको समस्या या क्लासमेट से हो, या जिस भी तरह से समस्या हो वो उसमें मदद करते हैं। दूसरा है मैरिज में प्रॉब्लम होता है। मैरिज में काउंसलिंग होता है, जो कि जिनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होता है वो अपने प्रॉब्लम्स को लेकर काउंसलर के पास जाते हैं, और काउंसलर उनको सलाह देते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और सॉल्यूशंस। तीसरा है पर्सनल में बहुत लोग को सेवरल प्रॉब्लम्स होता है अपने लाइफ में, जो कि वो उसमें उनके एटीट्यूड में बदलाव की आवश्यकता होती है, उनके नजरिया को बदलना होता है, जब किसी चीजों को देखने का तरीका को बदलना होता है, इसमें काउंसलर मदद करता है। और उसमें क्योंकि अगर वो ये सब चीज समस्या जो उनके नजरिया की वजह से या उनकी जीवन के प्रति जो एटीट्यूड है उससे उनके नॉर्मल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये पर्सनल काउंसलिंग की इनको जरूरत होती है। और ये पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है वो काउंसलर के पास बोलते हैं, और काउंसलर उनको मदद करते हैं। अगर जरूरत होती है तो उनके घर वालों को भी बुलाते हैं, सबकी काउंसलिंग करते हैं और सबके साथ मिलकर उसकी समस्याओं को समाधान करते हैं। चौथा है सोशल प्रॉब्लम में जो इंडिविजुअल कुछ ऐसे सोशल प्रॉब्लम होते हैं जिसको वो सॉल्व करने में व्यक्ति सक्षम नहीं होता, तब उसे काउंसलर की जरूरत पड़ती है। मैकडेनियल और साफ्टल ने काउंसलिंग के कुछ सिद्धांत बताएं। तो पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। इसमें क्या है कि काउंसलिंग करने का पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। इसमें कहता है कि हर व्यक्ति को जिसको काउंसलिंग की जरूरत है उसको ये उस पर हंसना नहीं चाहिए,
उसको समझना चाहिए कि इस व्यक्ति को, जैसे बीमार को डॉक्टर की जरूरत होती है, वैसे ही उस व्यक्ति का कुछ यूनिक नीड है, कुछ ऐसी अनूठी आवश्यकता है जिसको कि एक काउंसलर हेल्प कर सकता है। तो इसलिए जब नो टू काउंसिल, मतलब जो व्यक्ति जा रहा है काउंसलर के पास, उसका हर व्यक्ति का नीड अलग अलग हो सकता है। ये चीज काउंसलर को समझना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करके उसका मजाक न उड़ाकर उसके साथ सहानुभूति पूर्वक उसकी समस्याओं का निदान करने में उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस। ये इसका मतलब है कि काउंसलिंग एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जैसे जैसे व्यक्ति का नीड हो। जब काउंसलर के पास कोई व्यक्ति जाए तो उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जिसमें वो पॉइज एंड काम फील, उसको मतलब उस पर विश्वास हो, ट्रस्ट हो। उसको परमिट करना चाहिए कि वो अपनी सारी बातें कह सके और काउंसलर को उसकी सारी बातें सुननी चाहिए, ताकि जो व्यक्ति प्रॉब्लम से आया है काउंसलर के पास, उसमें आशा का उदय हो, वो उसमें उम्मीद जगे कि नहीं, यहाँ इसकी समस्या का समाधान हो जाए। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट। इसमें काउंसलर को क्या है कि काउंसलिंग को, जो भी काउंसलर है उसको, जो भी इंडिविजुअल उसके पास काउंसलिंग के लिए आया है, उसकी फीलिंग्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब कि उस व्यक्ति को अगर जरूरत है तो उसका मजाक न उड़ाकर उसकी नीड को समझना चाहिए और उसके साथ सिंपैथी और एम्पैथी दोनों रखना चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग विद इंडिविजुअल। काउंसलिंग क्या है कि काउंसलर को इस तरह सोचना है कि उसका थॉट प्रोसेस उस व्यक्ति से मैच करे, मतलब एम्पैथेटिक सोचना है, उसको खुद को, अपने को उसकी जगह रखकर सोचना है। तभी काउंसलर जो है वो उसके साथ कलेक्टिवली काम करेगा मिलके और उसके समस्या का समाधान करेगा। पांचवा है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। जैसे सिद्धांत है काउंसलिंग प्रोसेस में क्या है कि लर्निंग है। लर्निंग मतलब कि बहुत सारा चीज ये काउंसलिंग के दौरान सीखता है आदमी और उससे फिर उसका उपयोग कर उसको आगे बढ़ाता है काउंसलिंग को। फिर अगला है काउंसलर को नॉन मैलिफिकेंस, मतलब कि काउंसलर को जो है ना, ये सिद्धांत कहता है कि क्लाइंट को किसी भी तरह से हार्म नहीं किया जाएगा। मतलब कि उसने जो भी शेयर किया, जो भी अपनी भावनाएं काउंसलर के सामने रखी, उसको काउंसलर ना तो यूज करेगा उसको ह्यूमिलिएट करने में, ना तो उसको एक्सप्लॉइट करेगा, ना तो पैसे ज्यादा लेगा, ना तो इमोशनली उसको एक्सप्लॉइट करेगा, ना सेक्सुअली, ना फिनेंशियली, किसी भी तरह से। मतलब काउंसलर का जो व्यवहार होगा वो मैलिफिक नहीं होगा, वो बेनिफिक होगा। तो इससे क्या होगा कि काउंसलर किसी भी तरह का माल प्रैक्टिस, कोई भी गलत व्यवहार उस व्यक्ति के साथ नहीं करेगा जो काउंसलिंग के लिए आया हुआ है। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग है एक एडवाइस देना, एक सलाह देना, परामर्श देना, किसमें? सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम में, और खासकर प्रोफेशनली। इसमें कौन देता है परामर्श? एक प्रोफेशनल देता है। प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग एंड गाइडिंग क्लाइंट्स। किसी कोई ट्रेन पर्सन के द्वारा लोग क्लाइंट जिसको जो लेने आया है, काउंसलिंग कराने आया है, उसको प्रोफेशनल बेसिस पर जब गाइड किया जाता है, उसके साइकोलॉजिकल, पर्सनल और सोशल समस्याओं को समाधान करने के लिए किया जाता है, तो इसे काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग एक तरीका है जिससे कि एक व्यक्ति दूसरे को मदद करता है। किस तरह से? पर्पसफुल कन्वर्सेशन, जो बातचीत से वो मदद करता है। उसका कन्वर्सेशन ऐसा होता है कि उसका ट्रस्ट उस पर आ जाता है। जो व्यक्ति प्रॉब्लम है वो काउंसलर पे ट्रस्ट करता है, उससे अपनी सारी बातें शेयर करता है। इससे एक तरह से तो वो हल्का होता है। फिर उसकी समस्याओं को सुनकर काउंसलर इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये दो व्यक्तियों के बीच होता है और पर्सनल प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करके उसके सॉल्यूशंस को ढूंढता है। काउंसलिंग करेक्ट परफॉर्मेंस की ओर मतलब अटेम्प्ट करता है। काउंसलिंग चाहता है कि परफॉर्मेंस जो है वो करेक्ट हो। कैसे? तो फेस टू फेस बात करके और उसकी समस्याओं को समाधान करके, जिसको प्रॉब्लम है उसकी समस्याओं को समाधान करके। काउंसलिंग जो है एक प्रोफेशनल सर्विस है, इम्पार्टेड बाय प्रोफेशनल काउंसलर।
ये एक प्रोफेशनल सर्विस है और ये प्रोफेशनल काउंसलर के द्वारा किया जाता है, जो कि ट्रेंड होता है इस तरह की सिचुएशन को सॉल्व करने में। वो ट्रेंड होता है, ये प्रोफेशनल काउंसलर जो होता है वो ट्रेंड होता है इस तरह के सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए। और काउंसलर डिसीजन नहीं ले सकता क्लाइंट के बारे में, केवल वो इंफॉर्मेशन दे सकता है, सजेशन दे सकता है, लेकिन उसके तरफ से काउंसलर जिसके पास जो क्लाइंट आया है उसके लिए वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। अब काउंसलिंग 3 तरह का होता है, पहला डायरेक्टिव, दूसरा नॉन डायरेक्टिव, तीसरा है इलेक्टिव। अब हम एक एक करके तीनों काउंसलिंग को देखते हैं। डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो क्या करता है? डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो ये बीजी विलियमसन का के द्वारा दिया गया है। इसके एक्सपोनेंट है बीजी विलियमसन। ये डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है इसमें काउंसलर ओरिएंटेड होता है, इसमें काउंसलर ही मेन होता है और मेजर रोल किसके द्वारा प्ले किया जाता है? काउंसलर के द्वारा, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। काउंसलर क्या करता है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, डिफाइन करता है और उसका निदान ढूंढता है। आइडेंटिफाई करा, फिर उसको एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद उसका निदान ढूंढता है और निदान, और तब उसका एक निदान करता है, प्रॉब्लम का निदान करता है, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को देखता है, तब सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें काउंसलर को मेजर रोल प्ले करना होता है, बिकॉज ही डायरेक्ट्स द थिंकिंग बाय इन्फॉर्मिंग, एक्सप्लेनिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एडवाइजिंग द क्लाइंट। यहाँ पर क्या करता है? वो सारी समस्याओं को सुनता है और उसके बाद क्लाइंट के थिंकिंग को चेंज करता है या बताता है, उसको बताता है, सूचना देता है, उसको एक्सप्लेन करता है, रीजन इंटरप्रेट करता है, तब वो सलाह देता है। तो काउंसलर इन डायरेक्टिव काउंसलिंग परफॉर्म्स क्या क्या करता है? काउंसलर कंडक्ट्स एन एनालिसिस व्हिच एंटेल्स द कलेक्टिंग डेटा फॉर। अब वो क्या करता है? क्लाइंट के प्रॉब्लम को समझने के लिए वो बहुत तरह के डेटा को कलेक्ट करता है। सपोज किसी व्यक्ति को ये बंद कमरे में घबराहट होती है, तो वो क्या करेगा? काउंसलर पहले घर के लोगों से बात करेगा, उसके बर्थ से देखेगा कि उसका बर्थ कैसे हुआ, बर्थ उसका इजी हुआ या बहुत प्रॉब्लम हुई बर्थ में, उसका है मतलब बहुत सफोकेशन हुआ, बहुत एक्सर्ट करना पड़ा जन्म लेने में, उसके सर में फोर्सिबल डिलीवरी हुई। तो इससे क्या होता है कि उसको जो संघर्ष करना पड़ता है, तो उसको फिर वो चीज से घबराहट बात के समय में भी होता है। तो ये, या फिर उसका रहन सहन कैसा रहा, उसके साथ लोगों का व्यवहार कैसा रहा, ये सारी चीजों को वो लोगों से, घर के लोगों से पता करता है और उससे भी पूछता है जो क्लाइंट होता है, और तब वो उसको असेस करता है, वो एनालाइज करता है, उसके बाद सारे डेटा को एक साथ रखकर इंटरप्रेट करता है और तब क्लाइंट का स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता करता है। और उसके बाद जब सब डेटा उसने कलेक्ट कर लिया, मेडिकल डेटा, फैमिली डेटा, जन्म के समय का डेटा, उसका अपब्रिंगिंग, उसका स्कूल का प्रॉब्लम, उसका परफॉर्मेंस, ये सारी चीजों को जब उसको पता चल जाता है तो उसको नेचर ऑफ प्रॉब्लम पता चल गया। अब कॉजेज भी, नेचर भी पता चल गया कि किस तरह की समस्या है क्लाइंट को, इतना एनालिसिस करने के बाद, और कॉज भी पता चल गया, तब वो प्रोग्नोसिस करता है। तब उसके बाद वो इन्वॉल्व, तब वो डिसाइड करता है कि ये प्रॉब्लम फ्यूचर में होगा या सॉल्व हो जाएगा, ये सारी चीजें वो डिसाइड करता है। तो इसके लिए उसे इतने सारे डेटा कलेक्ट करने पड़ते हैं, उसके जन्म से लेकर सब तरह की बातें, शादी से संबंधित, परिवार वालों का व्यवहार, ये सारी चीजें। तब वो फिर क्या करता है? ही कंडक्ट्स ए प्रोग्नोसिस, तब वह रोग का निदान करता है। प्रोग्नोसिस का मतलब हुआ रोग का निदान करना। तो रोग का निदान करता है और उसके बाद फिर वो प्रेडिक्ट करता है कि इसका इलाज ये कब ठीक होगा, कितना टाइम लगेगा। तो जो डेटा कलेक्ट होता है वेरियस सोर्स से,
ये क्लाइंट तो डेटा से उसको समस्या, क्लाइंट का प्रॉब्लम समझ में आ जाता है और सारे डेटा को जब वो डेटा एक साथ रखता है और इंटरप्रेट करता है तो वो क्लाइंट का सारा कुछ जान गया और उसके बाद फिर वो ये रिपीट हो गया है, फिर वो उसको उसका रोग का निदान ढूंढकर और उसके बाद उसका रिजल्ट बताता है और फिर उसके बाद वो जो भी इलाज बताया उसका फिर फॉलो अप करता है। तो इस विधि का मेरिट क्या है कि ये इकोनॉमिकल है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। सबसे पहली बात कि कम खर्चीला है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है और इसमें क्लाइंट को उसकी समस्या का समाधान मिल जाता है क्योंकि उसके हर एस्पेक्ट, जीवन के हर एस्पेक्ट का डिस्कस करके और एनालाइज करके इलाज किया जाता है। और ये मेथड क्या है कि इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट ऑफ क्लाइंट रादर देन इमोशनल। इसमें क्या है कि उसको समझाकर, उसको वस्तु स्थिति और वास्तविकता बताकर इसमें इंटेलेक्चुअल वे में उसका ट्रीटमेंट होता है। इसका डिमेरिट क्या है, क्लाइंट काउंसलर पर डिपेंडेंट हो जाता है क्योंकि क्लाइंट का जो वो है ना फॉलो अप करता है वो तुरंत पूरा उसको क्लीन चिट नहीं मिलता। फिर अनडेमोक्रेटिक क्योंकि इसमें क्लाइंट any importance to clients जो यहाँ क्या होता है, केवल काउंसलर ही सर्वे सर्वा होता है, क्लाइंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है और प्रोसेस काउंसलर ओरिएंटेड है। इसलिए द राइट्स ऑफ द क्लाइंट आर इग्नोर्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है, जो कहता है काउंसलर उसको ही पूरा करना होता है। नेक्स्ट है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है कि ये किसने दिया था, ये कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया था। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर्स इसके एक्सपोनेंट है। उन्होंने इस काउंसलिंग के बारे में बताया था। ये काउंसलिंग क्लाइंट सेंटर्ड है। उसके पहले क्या था, वो पहले वाला था काउंसलर सेंटर्ड, वो था काउंसलर सेंटर्ड डायरेक्टिव जो था, है ना। और नॉन डायरेक्टिव जो है ये क्लाइंट सेंटर्ड है। सेंटर्ड वो विलियमसन का दिया हुआ था, ये कार्ल रोजर्स का दिया हुआ है। तो ये क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग है जहाँ क्लाइंट को क्या होता है कि फ्री एक्सप्रेशन की, मतलब स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है और काउंसलर केवल डायरेक्ट करता है या गाइड करता है। काउंसलर कुछ क्वेश्चंस पूछता है क्लाइंट को ताकि वो उसका सॉल्यूशन सोच सके। क्लाइंट से कुछ क्वेश्चन पूछा गया, वो उसका सॉल्यूशन पूछता है। मतलब काउंसलिंग से ही कहा जाता है कि आप बताइए आप इस समस्या को किस तरह से सॉल्व करना चाहेंगे। तो यहाँ पर काउंसलिंग जो है, जिसका काउंसलिंग हो रहा है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट हो जाता है और अपने प्रॉब्लम को काउंसलर से डिस्कस करता है और काउंसलर की मदद से सॉल्यूशन भी खोज लाता है, एक डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर काउंसलर का रोल क्या है, पैसिव। यहाँ काउंसलर एक्टिव नहीं है क्योंकि ये क्लाइंट सेंटर्ड है। यहाँ पर काउंसलर का रोल है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर दे जहाँ क्लाइंट को अपने आप काम करने के लिए स्वतंत्रता मिले और वह समस्या का समाधान ढूंढ सके। तो ये क्या है, इमोशनल एस्पेक्ट। उसमें क्या था, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। इसमें इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पे काम किया गया, ये सब पूछा जा सकता है। और इसमें इमोशनल एस्पेक्ट पे काम किया जाता है क्लाइंट के। ठीक है, और यहाँ इसका मेरिट क्या है कि यह अप्रोच जो है वो जो काउंसलिंग है, जिसकी काउंसलिंग हो रही है, उस व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है और ये टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री माहौल में होता है जहाँ पर क्लाइंट बहुत आसानी से ईज में काम करता है, आसानी से, उसको कोई प्रेशर नहीं होता है। यहाँ काउंसिल जो है, काउंसिल सीकर जो काउंसिली है वो डिपेंडेंट नहीं है काउंसलर पर, बल्कि सॉल्यूशन को वो खुद ढूंढ रहा है, वो काउंसलर पर डिपेंड नहीं कर रहा है
तो इसलिए यहाँ पर वो सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ काम कर रहा है। तो काउंसिल सीकर जो है, काउंसिलिंग जो है, वो क्योंकि ये पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में काम कर रहा है, तो वो क्या करता है, इस तरह के काउंसलिंग में अपने वीकनेस को जल्दी ही ओवरकम कर लेता है। ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं। ये क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उसमें काउंसलिंग को भी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल, लेकिन काउंसलिंग जो है वो प्रोफेशनल नहीं है कि वो किसी भी समस्या का समाधान जल्दी से ढूंढ ले। ठीक है। फिर प्रोसेस क्लाइंट सेंटर्ड है, इसलिए सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एक्यूरेट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट जो है ना, वो हमें मतलब वो जो निर्णय लेगा वो एकदम सही नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी समस्याओं को अपने नजरिए से देखेगा। और क्लाइंट वन फेसिंग है ना, केवल अपना नजरिया देख रहा है और वो स्ट्रेस में है और टेंशन में है, इसलिए वो रॉन्ग सॉल्यूशन पे आ सकता है। उसमें क्या है कि उसके घर वालों से भी पूछा जाता है, तो सब तरह के सब एस्पेक्ट को देखा जाता है। तो वहां पर जो है वो एक्यूरेट भी, डायरेक्टिव में एक्यूरेट होता है। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग रिलाइज ऑन डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम विद काउंसलर, देन फाइंडिंग ए सॉल्यूशन थ्रू डिस्कशन। ये डिस्कशन से आता है। तो ऑल प्रॉब्लम्स, जो जितने तरह के प्रॉब्लम है, सबको केवल डिस्कशन से नहीं सॉल्व किया जा सकता है। कहीं कहीं पर टेक्निक्स और टूल्स की भी आवश्यकता होती है। तो नॉन डायरेक्टिव में टेक्निक्स और टूल की यूज नहीं होता है। तीसरा है एक्लेक्टिक काउंसलिंग। एक्लेक्टिक काउंसलिंग जो है FC थ्रोन के द्वारा दिया गया है। ये सब आप लोग याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा काउंसलिंग किसने दिया है। ठीक है। तो ये एक्लेक्टिक काउंसलिंग के चीफ एक्सपोनेंट थे FC थ्रोन। ठीक है। ये क्या है, ये एक्लेक्टिक काउंसलिंग रिवॉल्व्स अराउंड द यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिव मेथड्स। इसमें दोनों तरह के मेथड को कोऑर्डिनेट किया जाता है। क्लाइंट एंड काउंसलर कोऑपरेट एंड वर्क एक्टिवली इन फाइंडिंग ए सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। पहला में क्या था कि क्लाइंट काउंसलर सेंटर, दूसरा क्लाइंट सेंटर। यहाँ पर दोनों मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ये प्रोसेस जो है वो क्लाइंट के व्यक्तित्व और उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि किस तरह का व्यक्तित्व है, और उसके बाद टेक्निक्स ढूंढे जाते हैं जिससे कि सॉल्यूशन लाया जा सके, काउंसलिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। कुछ टेक्निक यूज होते हैं इस प्रोसेस में, जो कि हो सकता है रीअश्योरेंस, टेस्टिंग, केस हिस्ट्री, ये सारा चीज, मतलब ये सब प्रोसेस है जिससे कि काउंसलिंग की जाती है। और इस प्रोसेस और टेक्निक की मदद से काउंसलिंग की जाती है। तो उसमें केस हिस्ट्री में तो मैंने बताया कि वो केस हिस्ट्री लेते हैं, पूरा जन्म से लेके सब चीज का, क्लाइंट्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, और उसके बाद फिर टेस्ट करते हैं तरह तरह का। फिर रीअश्योरेंस में उनको आश्वासन दिया जाता है कि एंड प्रोवाइडिंग द एसेंशियल इंफॉर्मेशन, उनको आश्वासन दिया जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्लाइंट को, और उनको एसेंशियल इंफॉर्मेशन, सूचना दी जाती है कि प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। ये स्टेप एक्लेक्टिक काउंसलिंग में लिया जाता है। वो है कि काउंसलर क्या करता है, नीड्स एंड पर्सनालिटी ऑफ क्लाइंट को देखता है। फिर क्या करता है कि अप्रोप्रिएट टेक्निक की केस हिस्ट्री लिया जाए, कि रीअश्योरेंस या टेस्ट किया जाए, कुछ टेस्ट, तो कंसल्टिंग द क्लाइंट। टेक्निक जो अप्लाई किया जाता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, और टेक्निक को फिर इवेलुएट किया जाता है कि अगर ये टेक्निक जो अप्लाई किया जाता है कि वो इफेक्टिव है या नहीं। फिर काउंसलिंग किया जाता है, टेक्निक लगाने के बाद उसके बाद काउंसलिंग किया जाता है। तो दोनों तरह का होता है कि उसकी हिस्ट्री को भी, केस हिस्ट्री को देखा जाए, फिर उस प्रॉब्लम का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाए और आश्वासन दिया जाए। उसके बाद फिर उसके ओपिनियन को भी देखा जाता है क्लाइंट को, क्योंकि दोनों मेथड मिक्स है। फिर ओपिनियन ऑफ द क्लाइंट की उससे पूछा जाए कि ये स्टेप लिया जाए या ना, और उसके बाद फिर ये काउंसलिंग की जाती है, एक्लेक्टिक काउंसलिंग, और उसमें सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है। इसका मेरिट है इस मेथड का कि काउंसलर और काउंसली दोनों जो हैं इसमें एक्टिव होते हैं, और सबसे ज्यादा है कि इससे क्या होता है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, जिसको प्रॉब्लम है और जो काउंसलर है।
तो ये अप्रोच प्रैक्टिकली बहुत सारे केस में यही अप्रोच को अप्लाई किया जाता है, जिसमें कि इसका सॉल्यूशन आता है। अप्रोच जो है वो काउंसलिंग को बेटर इंसाइट, अपने प्रॉब्लम और स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखने में बेटर इंसाइट देता है, अच्छी सूझ देता है कि वो अपनी कमियों को भी समझ सके और अपने स्ट्रेंथ को भी जान सके। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट हैं। ये वेग और अपॉर्चुनिस्टिक कहा जाता है इसको। ये बहुत क्लियर नहीं माना जाता है, कोई रूल नहीं है जो कि कितना फ्रीडम दिया जाएगा क्लाइंट को, कोई रूल के तहत नहीं। ये काउंसलर टू काउंसलर डिफर भी कर सकता है कि किसी सॉल्यूशन, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कितना फ्रीडम क्लाइंट को दिया जाएगा। बहुत से लोग ऐसा विचार रखते हैं कि काउंसलर और काउंसलर को इक्वल राइट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सेम टाइम पे अगर दोनों को इक्वल राइट दिया जाएगा तो समस्या का समाधान मिलना मुश्किल होगा। तो ये हो गया इक्लेक्टिक काउंसिल और इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो इस तरह से हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग को अच्छे से समझ लिया। इसके कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं इम्पोर्टेंट, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया कि कौन सा काउंसलिंग किसने दिया और इसमें क्या क्या होता है, कौन क्लाइंट सेंटर्ड है, कौन काउंसलर सेंटर्ड है, कौन इंटेलेक्चुअल है, कौन इमोशनल है। ये सारी चीजों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये आपके ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। थैंक यू।